नमस्कार बच्चों। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पाठ के साथ का प्रश्नोत्तर किया था, नमक के दरोगा पाठ का। तो आज हम पाठ के आसपास का करेंगे। तो देखिए, पाठ के आसपास का पहला प्रश्न क्या है। दरोगा वंशीधर गैरकानूनी कार्यों की वजह से पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार करता है, लेकिन कहानी के अंत में इसी पंडित अलोपीदीन की सहृदयता पर मुग्ध होकर उसके यहाँ मैनेजर की नौकरी को तैयार हो जाता है। आपके विचार से वंशीधर का ऐसा करना उचित था? आप उसकी जगह होते तो क्या करते? तो देखो, हमने पढ़ा था कि वंशीधर जो है वो एक सत्यनिष्ठ और ईमानदार व्यक्ति हैं। दारोगा के पद पर रहते हुए भी उन्होंने क्या किया? नमक हलाली की थी, उस पद की गरिमा को बनाए रखा था और अपनी ईमानदारी और सतर्कता से कार्य किया था। और जब अलोपीदीन उन्हें रिश्वत दे रहे थे तो उसको भी ठुकरा दिया था और उनको गैर कानूनी कार्य करने से भी रोका था। उसी अलोपीदीन ने जब उसे अपनी जायदाद का मैनेजर बनाया तो वह नौकरी करने के लिए तैयार हो गया। वह पद के प्रति कर्तव्यनिष्ठ था और उसकी जगह हम भी होते तो वही करते, क्योंकि जो निकालने की वजह भी थी क्या थी, उन्हीं के वजह से वो निकला था। और एक तो वो सच्चा व्यक्ति था, ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन फिर भी अलोपीदीन की वजह से जब वो निकल गया था तो ये करना उचित ही है। अगर हम भी रहते तो हम भी वही करते। दूसरा प्रश्न देखिए, नमक के दरोगा पद के लिए बड़ों का जी ललचाता था। वर्तमान समाज में ऐसा कौन सा पद होगा जिसे पाने के लिए लोग लालायित रहते होंगे और क्यों? तो ऐसा बहुत सारा पद है जिसे पाने के लिए क्या करते हैं, लोग लालायित रहते हैं। तो वर्तमान समय में भी क्या है, भ्रष्टाचार के लिए तो सभी विभाग में है। आज पुलिस विभाग सबसे ज़्यादा बदनाम है, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा रिश्वत ली जाती है और न्याय और रक्षा के नाम से भरपूर लूट होती है ना। तो सबसे ज़्यादा जो बदनाम विभाग है वो कौन सा है? पुलिस विभाग है। उसके बाद प्रश्न 3 देखिए, अपने अनुभवों के आधार पर बताइए कि जब आपके तर्कों ने आपके भ्रम को पुष्ट किया हो। तो जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा भी कोई भ्रम होता है और उसको हमारा जो तर्क है वो पुष्ट कर देता है। जैसे कि कभी कभी हमको भ्रम होता है कि मान लो किसी की गाड़ी की आवाज़ की हमें आदत होती है, तो वो गाड़ी की आ जाती है तो हमको लगता है कि हाँ वो व्यक्ति आया होगा, ये हमको भ्रम होता है ना। लेकिन वो भ्रम पुष्ट कब होता है? जब हम सामने वाले को देख लेते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है, देखिए। अभी पिछले दिनों हिंदी अध्यापिका ने कहा कि कल आप लोग कॉपी किताब लेकर मत आना। यह सुनकर मैंने सोचा कि हो सकता है कि हिंदी की अध्यापिका ना पढ़ाएं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कल अचानक परीक्षा ले लें, टेस्ट ले लें। और वही हुआ, कॉपी किताब के अभाव में हमारा टेस्ट लिया गया। मुझे जिस बात का भ्रम था वही पुष्ट हो गया। तो तर्क वही होता है, जब जो हमारा भ्रम होता है उसको हमारा जो तर्क है वो पुष्टि करता है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 देखिए, पढ़ना लिखना सब अकारत गया। वृद्ध मुंशी जी द्वारा यह बात एक विशिष्ट संदर्भ में कही गई। अपने निजी अनुभवों के आधार पर बताइए जब आपको पढ़ना लिखना व्यर्थ लगा हो, जब आपको पढ़ना लिखना सार्थक लगा हो, पढ़ना लिखना को किसी अर्थ में प्रयुक्त किया गया होगा। साक्षरता अथवा शिक्षा, क्या आप इन दोनों को समान मानते हैं? तो हमको कब ऐसा लगता है, कब लगता है कि हमारा पढ़ना लिखना अकारत गया? तो इसको मैं आपको अपने शब्दों में समझाने का कोशिश करती हूँ। देखिए, जब हम किसी नेता को देखते हैं, कोई बड़ा नेता होता है जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है, लेकिन गांव में उसका बहुत रुतबा होता है या राजनीति में उसका बहुत रुतबा होता है, लोग उसको मानते हैं, पुलिस अधिकारी भी उससे डरते हैं, कोई उसके सामने मुँह नहीं खोलता। तो उस समय ये ज़रूर लगता है कि हमारा पढ़ना लिखना ही व्यर्थ है, क्योंकि जब ये अनपढ़ आदमी ही हम पर शासन चलाएगा तो हमारे पढ़ने लिखने का क्या मतलब। तो आप ऐसा ही कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि जब आपको पढ़ना लिखना सार्थक कब लगता है? तो पढ़ना लिखना सार्थक कब लगता है? जब हमें कहीं पर ज़रूरत हो, जैसे कि कुछ फॉर्म वगैरह भरना हो या कहीं कुछ पढ़ना लिखना हो, तो हम तुरंत उस काम को कर सकते हैं। तब ऐसा लगता है कि हमारा पढ़ना लिखना अब सार्थक हो गया। यहाँ पढ़ना लिखना को शिक्षा देने के अर्थ में
प्रयुक्त किया गया है। पढ़ना लिखना मतलब साक्षरता जिसे अक्षर ज्ञान हो, शिक्षा जो शिक्षित हो। देखो पढ़ना लिखना तो साक्षरता किसको बोलते हैं? साक्षरता जिसे सिर्फ अक्षर ज्ञान हो, और शिक्षा किसे बोलते हैं? जो शिक्षित हो। तो यहाँ पे जो पढ़ना लिखना है उसको शिक्षा देने के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। प्रश्न क्रमांक 5 देखिए, लड़कियाँ हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। यह वाक्य समाज में लड़कियों की किस स्थिति की वास्तविकता को प्रकट करता है? तो यह वाक्य समाज में लड़कियों की हीन दशा को व्यक्त करता है। मतलब जब लड़की जब जवान होने लगती है तो उसके माता पिता को उसके विवाह की चिंता सताने लगती है, और विवाह के लिए क्या करना पड़ता है? दहेज इकट्ठा करना पड़ता है। इनसे परिवार को कोई आर्थिक लाभ नहीं होता बल्कि हानि ही होती है। इनको दहेज देना पड़ता है। तो उसीलिए कहा गया है कि घास फूस की तरह बढ़ रही हैं और इन पर हमें अभी खर्च करना है, ऐसे इसमें कहा गया है। अब देखिए हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 5 में। तो प्रश्न क्रमांक 5 क्या है हमारा? अच्छा, प्रश्न क्रमांक 5 तो हमारा हो गया। तो अब देखिए हम यहाँ पर आते हैं प्रश्न क्रमांक 6 में। तो प्रश्न क्रमांक 6 क्या है? खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारत गया। तो वंशीधर के पिता ने नौकरी गंवाकर रिश्वत ठुकराकर लौटे बेटे की बुद्धि को कोसते हुए दुख प्रकट किया, और जो उन्होंने सोचा कि जो सीख मैंने उसको दी थी उस सीख को नहीं माना, तो इस पर वो बहुत दुखी थे। तो इसीलिए उन्होंने ऐसा कह दिया। अब देखो क्या है, धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। तो यहाँ पे क्या है, धर्म ऐसा अडिग खड़ा रहा कि धन हर बार बेकार गया। आलोपी दिन क्या करते रहे? बार बार बोली लगाते रहे कि मैं 5,000 दूंगा, 10,000 दूंगा, 25,000 दूंगा, लेकिन जो वंशीधर है वो नहीं माने। तो इसका मतलब ये हुआ कि पैरों तले जो धन है वो पैरों तले कुचल डाला। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। वो अपना सच्चाई का, कर्तव्य निष्ठता का धर्म निभा रहे थे। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। तो न्यायोचित बात का निर्णय होना था, और धर्म में कौन थे? वंशीधर थे। और धन की तरफ कौन थे? आलोपी दिन थे। तो दोनों की हार जीत का फैसला न्याय के मैदान में होना था। तो इसलिए कहा गया है कि न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। अब देखिए भाषा की बात। तो भाषा की बात में क्या है? भाषा की चित्रात्मकता, लोकोक्तियाँ और मुहावरों का जानदार उपयोग तथा हिंदी उर्दू के साझा रूप एवं बोलचाल की भाषा के लिहाज से यह कहानी अद्भुत है। कहानी में ऐसे उदाहरण छांट कर लिखिए और यह बताइए कि इनके प्रयोग से किस कहानी का कथ्य अधिक असरदार बना है। तो देखिए चित्रात्मकता देखिए, वकीलों ने फैसला सुना और उछल पड़े। तो चित्रात्मकता क्या बोलते हैं? कभी कभी जब हम कोई कहानी सुनते हैं और उसका जो चित्र है वो हमारी आंखों के सामने आ जाता है। जैसे कि देखिए वकीलों ने फैसला सुना और वो उछल पड़े। तो जब हम कहानी बोलते हैं तो एकदम हमारे सामने जैसे कि लग रहा है कि वो सीन चल रहा है। पंडित आलोपी दिन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की। तो ये सब जो है वो क्या है? मतलब चित्रात्मकता बता रहे हैं। लोकोक्तियों व मुहावरे कौन कौन से हैं उसमें? पूर्णमासी का चांद, प्याज बुझना, फूले नहीं समाए, पंजे में आना, सन्नाटा छाना, सागर उमड़ना, हाथ मलना, सिर पीटना, जीभ जगना, सूल उठना, जन्म भर की कमाई, गले लगाना, ईमान बेचना, कलवार और कसाई के तगादे सहे, सुअवसर ने मोती दे दिया, घर में अंधेरा, मस्जिद में उजाला, धूल में मिलना, निगाह बांधना, कगारे का वृक्ष, ये सब जो क्या है? लोकोक्तियाँ और मुहावरे हैं। हिंदी उर्दू का साझा तो रूप बेगरज को दाव पर लगाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो। तो ये सब क्या है? ये सब जो है हिंदी और उर्दू दोनों का मिक्स है। बोलचाल की भाषा कौन? पंडित आलोपी दिन, दातागंज के, ऐसे। मतलब ये सिंपल बोलचाल की भाषा है कि कोई पूछता है कौन आलोपी दिन, ऐसा। तो इसमें बहुत सारे जो मुहावरों का और चित्रात्मकता का, हिंदी उर्दू का, बोलचाल की भाषा का, सबका
प्रयोग किया है प्रेमचंद जी ने। उसके बाद कहानी में मासिक वेतन के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग किया गया है, इसके लिए आप अपनी ओर से दो विशेषण बताइए, साथ ही विशेषणों के आधार को तर्क सहित पुष्ट कीजिए। तो देखो इसमें क्या क्या बताया है। सबसे पहले तो कहानी में मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद कहा गया है और उसका तर्क है कि जैसे ही वो आता है और फिर घटते घटते लुप्त हो जाता है। खून पसीने की कमाई कर्म फल विशेषणों से पुकार सकते हैं। तो वेतन जो होती है हमारे कड़ी मेहनत का परिणाम होता है, हमारे द्वारा किए कार्यों का परिणाम होता है, तो हम इसे खून पसीने की कमाई बोल सकते हैं। और कर्म फल, दो विशेषण हम दे सकते हैं। खून पसीने की कमाई मतलब हमने बहुत मेहनत किया है और फिर हमको वेतन मिलता है, और कर्म फल मतलब हमारे किए गए कार्यों का हमको परिणाम मिलता है। प्रश्न 3, बाबूजी आशीर्वाद, सरकार हुकुम, दातागंज के कानपुर दी गई विशिष्ट अभिव्यक्तियों का एक निश्चित संदर्भ में अर्थ देती है। संदर्भ बदलते ही अर्थ भी परिवर्तित हो जाता है। जब आप किसी अन्य संदर्भ में इन भाषिक अभिव्यक्तियों का प्रयोग करते हुए समझाइए। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, बाबूजी आपका आशीर्वाद चाहिए, मोहन को सरकारी हुक्म हुआ है, राम दातागंज के रहने वाले हैं, यह सड़क कानपुर की तरफ जाती है। तो ऐसा हम कर सकते हैं। अब देखो चर्चा करें तो इस कहानी को पढ़कर बड़ी बड़ी डिग्रियों, न्याय और विद्वता के बारे में आपकी क्या धारणा बनती है। वर्तमान समय को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर शिक्षकों के साथ परिचर्चा आयोजित करें। तो आप भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस पर ज़रूर चर्चा कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने किस प्रकार से चर्चा किया। अब देखिए इसमें से अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो आते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे पाठ के साथ, पाठ के आसपास में नहीं होते, फिर भी जो NCERT है, जो एग्ज़ाम में पेपर छांटने वाले हैं, वो कुछ क्वेश्चन बना के दे देते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमने उसको पढ़ा नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमने तो इसको पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि हमने पूरी कहानी पढ़ी है, कहानी का सार समझा है, सारे प्रश्न उत्तर को समझा है, तो हमको उसका आंसर देने की क्षमता होनी चाहिए। तो उसके लिए देखिए, पंडित अलोपीदीन का इलाके में कैसा प्रभाव था। पंडित अलोपीदीन आप सबको पता है कि अपने इलाके के बड़े प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित जमींदार थे, जो लाखों रुपया का लेन देन करते थे, धन को सब कुछ मानते थे। उनसे हर व्यक्ति बहुत प्रभावित था, वो ऋण देते थे और उन प्रत्येक व्यक्ति को धन का क्या करते थे, लालच देकर अपनी मुट्ठी में कर लेते थे। तभी उन्होंने न्यायालय, वकील, पुलिस आदि सब क्या थे, अपना गुलाम बना कर रखे थे। अब देखिए प्रश्न 2। तो प्रश्न 2 क्या है, यह कहानी सद्गुणों के प्रभाव की कहानी है कैसे। तो यह कहानी सद्गुणों के प्रभाव की कहानी है, यह पूर्णतः सत्य है। इस कहानी में जो वंशीधर है वो वास्तव में एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें सभी सद्गुण हैं, मतलब सभी अच्छाइयाँ हैं उसमें। जैसे कि वो आज्ञाकारी पुत्र है, अपने पिता को जवाब भी नहीं देता, ईमानदार भी है, परिश्रमी भी है, कर्तव्यनिष्ठ है, दृढ़ चरित्र वाला है। और दूसरी ओर अलोपीदीन है जो झूठ, बेईमानी, धोखाधड़ी से जीवन गुजारा अपने असीमित धन से वंशीधर जैसे व्यक्ति को खरीदना चाहता है, लेकिन अंत में क्या करता है, वंशीधर से ही वो प्रभावित होता है और उसको अपने यहाँ अच्छे पद के लिए नियुक्त करता है। तो इसलिए यह एक सद्गुणों के प्रभाव की कहानी है। इसमें सद्गुणों के प्रभाव में आकर अवगुण ने क्या कर दिए हैं, घुटने टेक दिए हैं। वंशीधर की बातों को सुनकर पंडित अलोपीदीन स्तंभित क्यों रह गए। तो पंडित अलोपीदीन को लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वे धन के सहारे खुद को चट्टान समझते थे। उनका मानना था कि अब जब तक उनके पास धन है, लोग उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वे गैर कानूनी ढंग से नमक की बोरियां ले जाते हुए पकड़े गए थे, लेकिन उनको ये था कि वो धन का लालच देकर पीछा छुड़ाना चाहते थे। किंतु वंशीधर ने क्या किया, धन को स्वीकार करने से मना कर दिया और उस बात से पंडित अलोपीदीन जो है स्तंभित रह गए, चकित रह गए, क्योंकि उन्होंने पहली बार ऐसा मनुष्य देखा था जिसे धन का लालच नहीं था और जो धन से ज़्यादा अपने धर्म को पालन करना चाहता था। ठीक है, अब उसके बाद देखो, वंशीधर के वृद्ध पिता अलोपीदीन से लल्लो चप्पू की बातें
करने लगे। तो जब अलोपीदीन उनके यहाँ आते हैं तो उनके पिता जो है वो क्या करते हैं, अलोपीदीन से लल्लो चप्पू करते हैं, चमचागिरी करने लगते हैं। उनको पता है कि वो बहुत बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उनके पास बहुत अधिक धन संपत्ति है, इसलिए वो उनको प्रसन्न रखना चाहते थे। उसके बाद 5वां प्रश्न है, पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर क्यों नियुक्त किया? तो आप सभी को पता ही है, क्योंकि अलोपीदीन ने देखा कि वंशीधर एक ईमानदार व्यक्ति है, जिन्हें धन भी अपने कर्तव्य पथ से नहीं हटा पाया। क्योंकि जब वो गैर कानूनी तरीके से नमक की बोरियां ले जा रहे थे तो वंशीधर ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया था। उनसे बचने के लिए अलोपीदीन ने बहुत सारे धन का लालच दिया, और लेकिन धन लेकर भी उन्हें आज़ाद करने को राजी नहीं हुए। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया था, उनको अपना मैनेजर नियुक्त किया था, क्योंकि उनको पता था कि वो अपना काम निस्वार्थ भाव से करते हैं। पंडित अलोपीदीन के पास बहुत अधिक जायदाद थी और उनका लेन देन संभालने के लिए एक ईमानदार और जिम्मेदार व्यक्ति की खोज थी, जिस पर उनकी नज़रों में केवल वंशीधर ही खरे उतर पाए। तो इसीलिए अलोपीदीन ने उनको अपना सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया। तो बच्चों, आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, और आप इसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। क्या आप ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, व्याकरण पढ़ना चाहते हैं, हिंदी व्याकरण, या फिर इसके बाद वाला जो पाठ है अध्याय 2 पढ़ना चाहते हैं? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू बच्चों, बाय।